देखें बेटा, जो भी अपने लाइव क्लासेस के अंदर या जो भी अपने यूट्यूब्स पर देखते हैं, तो अपने जो ऐप की लिंक है वो एक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो अपना टेलीग्राम चैनल्स है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको ये जो पेपर्स हमारे होते हैं इनकी ऑफलाइन जो मोड्स की जो कॉपीज़ है वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपना जो लेटेस्ट बैच है वो अभी 18 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जो लेना चाहते हैं। एडमिशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। अब अपन अपने काम की बात पे आते हैं। अभी जो हमारा 17 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें मैंने ऑर्निक के 30 क्वेश्चंस दिए थे सेकेंड ग्रेड के सिलेबस पर आधारित, और वो जो 30 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर एक बार अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म का निचोड़ निकालने की कोशिश की है कि हमसे सेकेंड ग्रेड में एग्जामिनर क्या चाहता है और वो किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछता है। दूसरी बात, अपन ये तो तय बात है कि आपको तैयारी तो वापस करनी ही है। जो किसी कारणों से कुछ मार्क्स से रह गए तो उनको वापस अपनी तैयारी तो रीस्टार्ट करनी ही पड़ेगी, उसको चाहे आप थोड़े दिन बाद कर लें या अभी से कर लें। ज़्यादा बेहतर यही रहेगा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पिछली बार तैयारी कर चुके हैं, जो डबल में आए हैं या किसी कारणों से कुछ नंबरों से रह गए, तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आपके पास पता होता है कि मुझे 10 दिन में इतना सिलेबस तैयार करना है, और उसके बाद आप उस पेपर को पहले ऑनलाइन मोड पर दें और उसके बाद फिर आप पेपर की PDF निकलवा के उसको ऑफलाइन मोड पर भी एक बार दें और देखें कि मेरे से कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो सबसे पहले जो हमारा अभी 17 जनवरी को जो पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस का अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चंस था इस साल आपके सेकंड ग्रेड 2022 के पेपर में पूछा गया था। जैसे जैसे टेस्ट सीरीज चलेगी तो आपको लगेगा कि हमारे जो 40 क्वेश्चन थे उनमें 35-36 क्वेश्चन बिल्कुल केमिस्ट्री के नॉर्मल थे, वो किन्हीं कारणों से हमसे गलत हुए। यहाँ आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो आपका सहसंयोजक बंध है, जब उसमें समाक्ष विखंडन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं। अब आप सबको रिएक्शन की डेफिनेशन पता है कि रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, और जब क्रियाकारक आपस में रिएक्शन करते हैं तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड हमारे बनते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम छोटा सा एक मैथेन का अगर एग्जाम्पल लें, अगर आप सब लोग एक छोटा सा इस एग्जाम्पल मैथेन का लें और इसके सहसंयोजक बंध को देखें, इसके अगर आप सहसंयोजक बंध को देखें, मैथेन के अगर आप सहसंयोजक बंध को देखें, जैसे मान लीजिए मुझे मैथेन का क्लोरीनेशन कराना है, मुझसे कहा गया कि मैथेन की रिएक्शन आप क्लोरीन से कराइए। तो मैथेन की रिएक्शन जब आप क्लोरीन से कराएंगे तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बाद में बनेंगे। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये जो सहसंयोजक बंध है, इसका बंध विखंडन दो तरीके से होता है। एक विखंडन को आप समाक्ष विखंडन कहते हैं और एक विखंडन को आप विषमाक्ष विखंडन कहते हैं। अब समाक्ष विखंडन कब होगा, विषमाक्ष विखंडन कब होगा, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कहीं लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर, कहीं लिखा हुआ है सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश, तो वो ये कहता है कि रिएक्टेंट के अंदर आपको समाक्ष विखंडन करना है। कहीं लिखा हुआ है लो टेम्परेचर, कहीं लिखा हुआ है पोलर सॉल्वेंट, तो इसका मतलब है विषमाक्ष विखंडन करना है। समाक्ष विखंडन में क्या होता है, आप सबको पता है, ये जो सहसंयोजक बंध बना है इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, और इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा किया है। अब क्या होता है कि जब इसके अंदर समाक्ष विखंडन के द्वारा बंध टूटता है तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाता है और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाता है। समाक्ष का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने कोई बिजनेस किया,
₹1 मैंने लगाए और ₹1 आपने लगाए, ₹1 आप ले गए और ₹1 मैं ले गया। तो जब समाक्ष विखंडन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप आप सबको पता है एक उदासीन स्पीसीज बनती है जिसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। अब प्रश्न उठा कि सर उदासीन स्पीसीज आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो चार्ज तब आता है जब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता या कार्बन दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता तो चार्ज आता है। यहां कार्बन ने ना तो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया है और ना दूसरे से कोई इलेक्ट्रॉन लिया है, इसीलिए इस समय इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं आता। कार्बन ने तो अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लिया है। इसीलिए जब समाक्ष विखंडन होता है तो उस दौरान जो स्पीसीज बनती है उसे आप सब कहते हैं, क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक बोलते हैं। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड रहा। विषमाक्ष विखंडन में दो परिस्थितियां होंगी, या तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे, तब तो आपको पता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसे आप कार्बोनियम आयन कहते हैं। या यह हो सकता है कि कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले ले, उस समय आपको पता है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है जिसे हम कार्बन आयन कहते हैं। यानी समाक्ष विखंडन के परिणाम स्वरूप मुक्त मूलक बनते हैं और विषमाक्ष विखंडन के परिणाम स्वरूप धनायन और ऋणायन स्पीसीज बनते हैं। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट हमारा यही है ऑर्गेनिक में, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिशन, समाक्ष और विषमाक्ष विखंडन। तो समाक्ष विखंडन के परिणाम स्वरूप मुक्त मूलक बनेंगे और विषमाक्ष विखंडन के परिणाम स्वरूप धनायन और क्या बनते हैं? ऋणायन बनते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो कई बार आपसे पूछा गया है। आपको यहां कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि ये 4 आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपको ये बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। तो अगर मैं इनके नोमेनक्लेचर की बात करूं तो देखिए इनका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ है। जैसे आप सबको पता है ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है जिसको आप एसिटिक एसिड कहते हैं। सबको पता है एसीटम में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, इसीलिए इस एसिड का नाम एसिटिक एसिड है। सपोज करो मैं यहां से हाइड्रोजन हटाकर अगर एक क्लोरीन लगा दूं तो आप सबको पता है फिर इसका नाम क्या होगा? मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। क्यों, क्या नाम होगा? ये तो एसिटिक एसिड है, आपने हाइड्रोजन हटाकर एक क्लोरीन लगा दिया, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। एक और हाइड्रोजन हटा के एक और क्लोरीन लगाया, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। और एक और हाइड्रोजन हटाकर एक और क्लोरीन लगाया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। राजस्थान बोर्ड हमारी 12th बुक का सीधा सा एग्जाम्पल आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा गया इस साल कि आपको 4 कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए गए। एक आपको दिया गया एसिटिक एसिड, एक दिया गया मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, एक दिया गया डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और एक दिया गया आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और आपसे ये पूछा गया कि इनके अंदर सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। अगर मैं यहां थोड़ा आपको आइडिया दे दूंगा, वैसे आप सबको थोड़ा सा सबको ये पता भी होता है अम्लीय सामर्थ्य यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कौन बढ़ाता है। अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाता है यदि उसके साथ कौन सा समूह लगा हुआ हो? -I। और इनवर्स किसके होता है? +I के। कैसे सर? हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ही समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक के हिसाब से समझा रहा हूं। वैसे इसका सही आंसर तुल्यकारी अनुनाद, अतुल्यकारी अनुनाद से समझाया जाता है, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे। हमने कहा यह कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। आप सबको पता है पहले पाइबंद के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है क्योंकि पाइबंद कमजोर होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में आप सबको पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर कैसा आएगा? माइनस चार्ज। आपको पता है कोई भी स्पीसीज चार्ज रखना नहीं चाहती। जैसे ही कार्बन पर प्लस चार्ज आता है ये बाबड़ा हो जाता है, बाबला हो जाता है। कार्बन किससे खींचता है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन खींचता है? हाइड्रोजन से। और इसमें से H+ बाहर निकल जाता है। सपोज करो अगर इस COOH समूह के साथ कोई -I समूह जुड़ा हुआ होता तो दो चीजें होती। अब कार्बन के साथ दो खींचने वाले लग गए। एक तो कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन खींचू है और साथ ही साथ ये -I वाला भी खींचू है। उस चक्कर में कार्बन पर जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तू भी दे, तू भी दे, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, मैं भी लूं, मैं भी लूं। उसके कारण इस कार्बन पर जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज आया। कार्बन पर जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज आया तो उसने ऑक्सीजन से खींचा और ऑक्सीजन ने किससे खींचा? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन तुरंत त्याग दिया गया। चल झूठी कहते ना, हाइड्रोजन तुरंत त्याग दिया गया।
अब यहां COOH के साथ अगर सपोज करो प्लस आई वाला होता तो यहां पुचकारा जाता। कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन ने कहा ऑक्सीजन ला पाई इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कहता है दे पाई इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर बेचारे पर प्लस चार्ज आया तो यहां बेचारे के साथ प्लस आई जुड़ा हुआ है। प्लस आई वाला अब उसको क्या कर देता? इलेक्ट्रॉन देता। यहां से टंकी खाली होती, यहां से टंकी भर जाती, यहां से टंकी खाली होती, यहां से टंकी भर जाती। यहां से प्लस चार्ज आता, ये प्लस चार्ज को थोड़ा सा कम करता, यहां प्लस चार्ज आता, यहां प्लस चार्ज को कम करता। और जब चार्ज नहीं आएगा तो फिर ये ऑक्सीजन से नहीं खींचेगा, और ऑक्सीजन से नहीं खींचेगा तो ऑक्सीजन पर चार्ज नहीं आएगा, और ऑक्सीजन पर चार्ज नहीं आएगा तो ऑक्सीजन किससे नहीं खींचेगा? हाइड्रोजन से नहीं खींचेगा। यही कारण है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा अम्लीय होंगे जिनके साथ माइनस आई लगा हो, और इनवर्स किसके होते हैं? प्लस आई के। यहां आपको दिख रहा है ये एसिटिक एसिड है, इसके साथ प्लस आई है। यहां मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, इसके साथ एक माइनस आई है। यहां डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, इसके साथ दो माइनस आई है। और यहां ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, इसके साथ तीन माइनस आई है। इसीलिए हमने कहा एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड होगा, इससे ज्यादा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड होगा, और इससे ज्यादा कौन होगा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होगा। इनमें से कौन सा एल्किल समूह ऐसा है जो प्लस आई प्रभाव दिखाता है? अब आप सबको पता है प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है माइनस आई। आप सबको पता है माइनस आई क्या करता है? माइनस आई क्या करता है? वो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। और प्लस आई का काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? डोनेट करता है। माइनस आई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है। पूर्व में कई बार ये एग्जाम्स में, नीट वाली एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। आपको चार एल्किल दे देता है, मैथिल, एथिल, 3 कार्बन वाला और 4 कार्बन वाला एल्किल, और आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव किसका है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसके अंदर है? तो होता क्या है, आप चाहे तो इस चीज को डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि जिसका अणु भार ज्यादा होता है उसके अंदर प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है। अब एक बार समझने की भी कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है। जैसे हम मैथिल और एथिल में तुलना करें, आप सबको पता है इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। कार्बन हाइड्रोजन से कहता है ला इलेक्ट्रॉन, ला इलेक्ट्रॉन, ला इलेक्ट्रॉन। उस चक्कर में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाती है। और मैं आपको पहले ही बोल चुका कि कोई भी अपने ऊपर चार्ज रखना नहीं चाहता, कोई अपने ऊपर बर्डन रखना नहीं चाहता। फालतू की चीजें क्यों बर्डन रखूं? जैसी बर्डन आया वो तो बर्डन को पटकना चाहता है। तो क्या होता है, इस कार्बन की विद्युत ऋणता इन हाइड्रोजन से ज्यादा होने के कारण यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाती है, और कोई अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखना नहीं चाहता। वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के चक्कर में वो क्या करने लग जाता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को देने लग जाता है। इसीलिए एल्किल समूह का कैसा प्रभाव होता है? प्लस आई होता है। मैथिल समूह का कैसा प्रभाव है? प्लस आई है। मैथिल और अगर हम एथिल में तुलना करें, मैथिल और अगर हम एथिल में तुलना करें, यहां आपको दिख रहा है ये कार्बन इस हाइड्रोजन से खींचेगा, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से खींचेगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी होगी। और ये इस कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी होगी क्योंकि इस कार्बन को 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। पापा भी दे रहे हैं, मम्मी भी दे रही है, नानी भी दे रहे हैं, खूब पैसे ही पैसे आ गए। और आपको पता है कोई भी अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी नहीं करना चाहता। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला क्या करता है? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले को इलेक्ट्रॉन देता है। इस मैथिल के सपोर्ट के कारण यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साथ में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस चक्कर में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है मैथिल से ज्यादा प्लस आई प्रभाव एथिल का होता है, एथिल से ज्यादा आइसोप्रोपिल का होता है, और आइसोप्रोपिल से ज्यादा टर्शरी ब्यूटिल का होता है। क्योंकि ये 1 कार्बन वाला एल्किल है, ये 2 कार्बन वाला एल्किल है, ये 3 कार्बन वाला एल्किल है, और ये 4 कार्बन वाला एल्किल है जिसको आप टर्शरी ब्यूटिल कहते हैं। ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल जुड़े हैं। इस कार्बन के साथ ध्यान से देखेंगे तो 3 मिथाइल जुड़े हैं। ये जो टर्शरी ब्यूटिल है इसका सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा। उम्मीद करता हूं सबके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब यहां मुझसे अगले क्वेश्चन में माइनस आई प्रभाव का क्रम पूछा गया है। आपको यह बताना है कि माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा किसका होगा।
आपको समझ में आना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन है, जेड आपको पता है ऐसा समूह है जो अपनी ओर इन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, तो इसका कौन सा प्रभाव है, माइनस आई है। अब आपको यहां 4 समूह दे रखे हैं, नाइट्रो, साइनो, एमीन और क्लोरो, और आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है। तो हमेशा ध्यान रखें उस समूह का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है जिसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। जैसे यहां नाइट्रो है, मान लो यहां नाइट्रो समूह लगा होता, यहां नाइट्रो समूह लगा होता, तो इसका माइनस आई बहुत ज्यादा होता। क्यों होता? क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कौन खींचता? ऑक्सीजन, क्योंकि पाइबंध के इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन की नियत में खोट आएगा, कहेगा ला दे मुझे, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अभी भी मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज वाला तो पागल हो जाता है, क्योंकि कोई चार्ज रखना नहीं चाहता, तो वो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को कहेगा ला दे ला दे ला दे। दूसरा हमारे को दे रखा है साइनाइड, साइनाइड के अंदर भी यही होगा। मान लो यहां साइनाइड जोड़ा होता, थोड़ी देर के लिए मैं सोचूं यहां साइनाइड जोड़ा होता, यहां CN जोड़ा होता, तो पहले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते, कार्बन से कौन खींचता? नाइट्रोजन, तुरंत यहां कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाता? प्लस, प्लस चार्ज होते ही पागल हो जाता, इलेक्ट्रॉन खींचता। तो यहां क्या होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होने के कारण, उनकी शिफ्टिंग के कारण यहां प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है, और प्लस चार्ज क्रिएट होते ही ये इलेक्ट्रॉनों को जबरदस्त अपनी ओर क्या करने लग जाता है, खींचने लग जाता है। और एमीन और क्लोरो में ऐसा नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको। एमीन और क्लोरो में कहीं ऐसा पाइबंद नहीं दिख रहा है, तो यह कंफर्म है कि सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव नाइट्रो और साइनो का होगा। उसमें भी नाइट्रो का क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा यहां माइनस आई प्रभाव नाइट्रो का होगा। तो सेकंड ऑप्शन होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट आएगा। तो ऐसा आपको दिख रहा होगा, ऐसा 4th ही आंसर है। और आप सबको पता है हेलोजेंस की जो विद्युत ऋणता होती है वो जनरली बहुत ज्यादा होती है, तो नाइट्रो, साइनो और उसके बाद हेलोजन, और लास्ट में किसका नंबर आएगा? एमीन्स का नंबर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला आपके सिलेबस के अंदर उन्होंने कार्बोनियम आयन दे रखा है 2nd ग्रेड के सिलेबस में, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको 4 कार्बोनियम आयन दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हमेशा ध्यान रखें अगर कार्बोनियम आयन का पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेटिंग कर रहा है, अगर कार्बोनियम आयन का पॉजिटिव चार्ज अनुनाद में भाग ले रहा है, तो वो कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां जो ऊपर मुझे क्वेश्चन दे रखा है वो ये कह रहा है कि ये एलिल कार्बोनियम आयन है, एलिल कार्बोनियम आयन है। सर एलिल क्या होता है? जो आपका प्रोपीन है, जो आपका प्रोपीन है, अगर हम इसके मैथिल से हाइड्रोजन हटा दें तो जो स्पीसीज बनती है उसे एलिल कहते हैं, इसीलिए एलिल कार्बोनियम आयन है। यह कहता है कि एलिल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले हम कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को अनुनाद से एक्सप्लेन करते हैं। अगर उसमें अनुनाद पाया जा रहा है तो क्या तरीका होता है? 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। अगर आप सबको पता है 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज हो, 2 और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड हो, तो ऐसी स्थिति में संयुग्मन में मिलेगा, ऐसी स्थिति में अनुनाद मिलेगा। 1 नंबर का पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कहां पहुंचता है? 3 नंबर पे, और जो डबल बॉन्ड 2 और 3 पर होता है वो कहां पहुंचता है? 1 और 2 पे। चार्ज फैल रहा है, और चार्ज फैलता है तो कंपाउंड को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। इसीलिए एलिल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी की व्याख्या आप किससे करेंगे? अनुनाद से करेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मैंने एक प्रभाव आपको बताया था, याद भी आना चाहिए, अति संयुग्मन प्रभाव। और मैंने कहा था कि आपको 4 अगर एल्कीन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हमने बात की थी कि एल्कीन की स्टेबिलिटी को अति संयुग्मन प्रभाव से दर्शाया जाता है। ये आरपीएससी की क्वेश्चन है और फिक्स पसंद है, फिक्स पसंद है जो मैं ऑर्डर बता रहा हूं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी तरीके का टकराता है। तो वो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें सबसे ज्यादा अति संयुग्मी रचनाएं बनती हैं। अब प्रश्न उठा कि सर कौन सी एल्कीन में अति संयुग्मी रचनाएं सबसे ज्यादा बनती हैं? याद करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं।
अगर आपको 4 एल्कीन दे दी जाए और पूछा जाए कि इन चारों एल्कीन्स में बताओ बेटा कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, या उस एल्कीन में सबसे ज्यादा अतिसंयुग्मी रचनाएं बनती हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। एल्कीन की स्टेबिलिटी अतिसंयुग्मन पर निर्भर करती है और अतिसंयुग्मन डिपेंड किस पर करता है? अल्फा हाइड्रोजन पर। अब प्रश्न उठा कि सर ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकाले? ये जो sp2 संकृत कार्बन है, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, यहां कोई अल्फा कार्बन नहीं है। इस sp2 संकृत कार्बन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, यहां कोई अल्फा कार्बन नहीं है। यह sp2 संकृत कार्बन है, इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ रहा। लेकिन ये जो sp2 संकृत कार्बन है, उससे ये जो कार्बन जुड़ रहा है उसे अल्फा कार्बन कहेंगे। और यहां आपको दिखाई दे रहा है कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 3। ये आपका sp2 संकृत कार्बन है, उससे कोई पहला कार्बन नहीं जुड़ रहा। लेकिन इस sp2 संकृत कार्बन से ये पहला कार्बन जुड़ रहा है और यहां आपको दिखाई दे रहा है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या लाला जी कितनी है? 2 है। ये sp2 संकृत कार्बन है, इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा। लेकिन इस sp2 संकृत कार्बन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन है और यहां अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इस सेकंड वाले के अंदर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा अतिसंयुग्मी रचनाएं बनेंगी, इसीलिए एल्कीन सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। यहां आपको 4 वापिस 3 वापिस एल्कीन दे दी गए और पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। ये आपके पास 1 ब्यूटीन है, देखो तैयारी तो अपन को करनी ही है, बच नहीं सकते। और जो नए नए बीएड धारी हैं, जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको तो एटलीस्ट तैयार करना चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस तैयारी में समय लगता है। ये हमारे पास 1 ब्यूटीन है और ये हमारे पास 2 ब्यूटीन है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस 1 ब्यूटीन में अल्फा हाइड्रोजन 2 है और दिखाई दे रहा है ये sp2 संकृत कार्बन, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन तो ये है। और sp2 संकृत कार्बन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन और यहां अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो टोटल इसमें कितनी है? 3 और 3 6 है। तो स्पष्ट बात है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन के अंदर 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में। तो 1 ब्यूटीन तो सबसे कम स्टेबल होना है, यानी 1 नंबर तो सबसे लास्ट में जाना है। और तो आंसर तो हमारा यही होगा, 1 नंबर सबसे कम स्टेबल होगा। अब आप सबको पता है ये 2 ब्यूटीन 2 तरह की होती है, एक सिस 2 ब्यूटीन होती है और एक ट्रांस 2 ब्यूटीन होती है। आप सबको पता है कि जब आप सिस 2 ब्यूटीन बनाते हो तो ये जो दोनों मैथिल समूह है वो सेम दिशा में आ जाते हैं, उसके कारण इनमें वांडरवाल प्रतिकर्षण लगता है। जबकि ट्रांस 2 ब्यूटीन में दोनों मैथिल अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण वांडरवाल प्रतिकर्षण कम होता है। यही कारण है सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन में ट्रांस 2 ब्यूटीन सिस 2 ब्यूटीन से ज्यादा क्या होती है? स्टेबल होती है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। एक और सबसे कहना, आप सबको अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो ज्यादा तो मत करा करो, लाइक करके कम से कम शेयर तो कर दिया करो, ठीक है। अब एक इस तरह का क्वेश्चन आरपीएससी कई बार पूछ चुकी है, इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो आप सबको पता है एरोमेटिक कंपाउंड में 4 बातें होती हैं। सबसे पहली बात वो चक्रीय होता है। सर चक्रीय तो ये भी है, चक्रीय ये भी है, चक्रीय ये भी है, चक्रीय ये भी है। दूसरी चीज बेटा वो समतलीय होता है। समतलीय का मतलब क्या होता है सर? जो साइकिल में जितने भी परमाणु हैं उन सब पर sp2 संकरण होगा। इस पर sp2, इस पर sp2, इस पर sp2, इस पर sp2, क्योंकि आपको पता है अगर कार्बन डबल बॉन्ड से बना है तो उस कार्बन पर संकरण कौन सा होगा? sp2। और अगर आप इसको देखोगे तो यहां भी sp2 निकलेगा। कैसे निकलेगा? sp2 ये कार्बन 3 सिग्मा बंध बना रहा है, 1 2 3, और संकरण के लिए केवल सिग्मा बंध देखते हैं और लॉन पेयर देखते हैं। तो संकरण कौन सा हुआ? sp2, sp2, sp2। यहां आपको दिखाई दे रहा है इस कार्बन पर sp3 संकरण होगा, क्योंकि इस कार्बन की बैलेंसी 4 ऐसी तो सेट करोगे और दिख रहा है 4 सिग्मा बंध, तो संकरण sp3, तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता।
एरोमेटिक कंपाउंड में तीन बातें होती हैं, चक्रीय होता है, समतलीय होता है, अनुनाद पाया जाता है। देखते हैं सर अनुनाद इसमें मिलेगा, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड। सर इसमें अनुनाद नहीं मिल सकता क्योंकि डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। आ रही बात समझ में? इसमें अनुनाद मिलेगा क्योंकि एक नंबर पे लॉन पेयर है और 2 और 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। कोई बात नहीं। चौथी चीज होती है, आप सबको पता है एरोमेटिक कंपाउंड हकल नियम का पालन करते हैं। हकल का मतलब यह है कि उनके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखो मैं पहली बार पढ़ाऊंगा ना, तो आप पहली बार ये सोचो कि टेस्ट सीरीज के द्वारा मैं नहीं सीख सकता। टेस्ट सीरीज के द्वारा केवल मैं मेरी कमियों को दूर कर सकता हूं। यहां यह संभव नहीं है कि मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं। तो मैं एक आपको आइडिया दूंगा और उसके बाद आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम सबको पता है यहां n बराबर मैं 0 लगा सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ एरोमेटिक कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। n बराबर 1 लगाता हूं तो यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर आप n बराबर यहां 2 लगाओगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। एक टर्म होती है एंटी एरोमेटिक, उसमें ये तीनों शर्तें होती है। बस फर्क ये होता है कि उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 4 के पहाड़े में चलते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां 2 और 2 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक होता है। यहां भी आप केवल रिंग को देखेंगे, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ये वैसे भी आप सबको पता है ये फ्यूरेन है और फ्यूरेन विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक होता है। और आप सबको पता है जो लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है उसे पाई इलेक्ट्रॉन में गिना जाता है। इसीलिए यहां 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कंपाउंड एरोमेटिक है। ध्यान रखना है अगर किसी परमाणु के ऊपर 2 लॉन पेयर हो तो उनमें से एक लॉन पेयर ही रेजोनेंस में भाग लेगा, दूसरा नहीं लेता है। जो लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है उसको संकरण में नहीं गिनते, उसको पाई इलेक्ट्रॉन में गिनते हैं। तो यहां 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। संकरण कैसे, sp2 निकला, 2 सिग्मा बंध और एक जोड़ी लॉन पेयर जिसने संयुग्मन में भाग नहीं लिया उसको संकरण में गिनते हैं। तो 2 और 1 3, टोटल 3 आता है स्टेरिक नंबर। तो आपको पता है वो क्या होता है, sp2 संकरण होता है। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कई बार आता है, आपसे यह पूछा जाता है इनमें कौन सा ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह है और इनमें कौन सा मेटा निर्देशी समूह है। कई बार पूछा जाता है। आप सबको पता है बेंजीन के ऊपर जो जुड़ने वाला समूह होता है वो निर्धारित करता है कि आने वाले इलेक्ट्रोस्नेही का आक्रमण कहां होगा, उसे हम निर्देशी प्रभाव कहते हैं। यह जो बेंजीन है इस पर अगर जुड़ने वाला जो समूह है अगर वो लॉन पेयर युक्त है, यानी यहां पर लॉन पेयर पाया जा रहा है, लॉन पेयर युक्त समूह है, तो आप सबको पता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। और अगर ये जुड़ने वाला ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, बहुल बंध है, असमान परमाणुओं के बीच में, वो आप सबको पता है मेटा निर्देशी होता है। अगर आपको ऐसी स्थिति दिखाई दे, बहुल बंध दिखे असमान परमाणुओं के बीच में, तो वो मेटा निर्देशी होता है। यहां हमसे पूछा गया कि दिए गए यौगिक में C6H5, यहां Z लगाया हुआ है G की जगह, इनमें कौन कौन से ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है। NO2 समूह की अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं, ये NO2 समूह, NO2 समूह तो इस वाले को फॉलो कर रहा है। A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड असमान परमाणुओं के बीच में है, यानी यहां आप नाइट्रोजन जोड़ेंगे और यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। समझ में आ रही होगी बात। तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशी नहीं है, ये कैसा निर्देशी है, मेटा निर्देशी है। क्योंकि ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा, उसके कारण इलेक्ट्रोस्नेही का आक्रमण मेटा पोजीशन पे होगा। तो ये फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। अगर यहां OMe लगा होता, OMe यानी Z यहां OMe है, तो आप सबको पता है ऑक्सीजन पे तो लॉन पेयर होता है, तो ये तो आपका +M समूह होता। CN में आप सबको दिख रहा होगा, CN में यहां कार्बन पर कोई लॉन पेयर तो होता ही नहीं है। CN में तो मल्टीपल बॉन्ड है असमान परमाणुओं के बीच में। तो ये जो बेंजोनाइट्राइल का जो ये साइनाइड समूह होता है, ये तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये तो हो ही नहीं सकता।
तीसरे ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये एनिलाइड ग्रुप है, ये इस तरह से बेंजीन के साथ यहां NHCOCH3 जुड़ा हुआ है, इसे एसिड एनिलाइड कहते हैं। और आपको दिख रहा होगा ये लॉन पेयर युक्त समूह है, लॉन पेयर युक्त समूह है तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होगा। अगर मैं यहां क्लोरो जोड़ दूं तो आपको पता है क्लोरीन पर तो लॉन पेयर पाए जाते हैं, और मैं पहले ही बता चुका अगर बेंजीन के साथ कोई लॉन पेयर युक्त समूह सीधा जुड़ा हुआ है या बेंजीन के साथ कोई लॉन पेयर सीधा जुड़ा हुआ है, लॉन पेयर युक्त कोई परमाणु है, तो फिर वो ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। यहां अगर CWS समूह लगा होता तो आप सबको पता है ये जो CWS समूह होता है, ये आप में CWH की स्ट्रक्चर ये है। अब इस कार्बन पर लॉन पेयर थोड़ी है, बल्कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये कैसा निर्देशी होगा? मेटा निर्देशी होगा। यानी नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रो समूह मेटा निर्देशी, बेंजोनाइट्राइल का नाइट्राइल समूह मेटा निर्देशी, बेंजोइक एसिड का ये वाला CWH भी कैसा? मेटा निर्देशी। अभी अभी बताया था एनिलाइड कैसा है? ऑर्थो पैरा निर्देशी। कई बार बता चुका ये जो टोलुइन है, याद करेंगे ये टोलुइन, इसका जो मैथिल समूह है यहां पर लॉन पेयर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये अति संयुग्मन प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। आपको अगर यहां OH जोड़ दें तो आपको पता है फिनॉल में तो ऑक्सीजन लॉन पेयर युक्त समूह है, तो फिनॉल का जो OH समूह है वो कैसा निर्देशी है? ऑर्थो पैरा निर्देशी है। इसीलिए इसका आंसर 4 गया। अब आपको यहां 4 मुक्त मूलक दे रखे और मुझसे पूछा कि कौन सा मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी है। तो कैसे क्वेश्चन करते हैं? सबसे पहले हमें यह देखना है कि वो मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी होगा जो अनुनाद में भाग ले रहा है। लेकिन यहां अनुनाद कहीं भी नहीं है, क्योंकि 1 नंबर पे मुक्त मूलक तो है, लेकिन कहीं भी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। सेकंड, वो मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी होता है। देखो, मुक्त मूलकों के स्थायित्व को एक ट्रेंड है। सबसे पहले वो मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी होता है जो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? रेजोनेंस में। सेकंड नंबर पर वो मुक्त मूलक स्टेबल होता है जो अति संयुग्मन में भाग लेता है। या मैं ये कहूं सेकंड नंबर पर वो मुक्त मूलक सर्वाधिक स्थायी होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होते हैं। मुक्त मूलक से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 3 और 3 कितने हैं? 6। यहां दिख रहे होंगे 3, 6 और 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसे आपको पता है 1 डिग्री मुक्त मूलक कहते हैं। इसे आपको पता है ये मुक्त मूलक 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री कह रहे हैं, ये मुक्त मूलक 3 से जुड़ा है इसीलिए 3 डिग्री कह रहे हैं, और ये मैथिल मुक्त मूलक है। आप सब रटते भी हैं कि 3 डिग्री मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री मुक्त मूलक, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? मैथिल मुक्त मूलक। और इसका सही आंसर है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इसके अंदर आपको दिख रहा है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 और 3 3 9, इसीलिए 3 डिग्री मुक्त मूलक इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 4। अगला क्वेश्चन, इनमें से जो आपके 5 आपके कोर्स में तो 3 ही मध्यवर्ती हैं, कार्बोनियम आयन, कार्बेनाइन, मुक्त मूलक, और शायद मैंने आपको कार्बीन और नाइट्रीन भी थोड़ा बहुत बता रखा है। इनमें से कार्बोनियम आयन, मुक्त मूलक, कार्बीन, नाइट्रीन, इनमें से किसी का भी अष्टक पूरा नहीं है। एकमात्र कार्बेनाइन का अष्टक पूरा होता है। कार्बोनियम आयन, मुक्त मूलक, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब इलेक्ट्रोस नहीं है, लेकिन जो आपका कार्बेनाइन है वो कैसा होता है? नाभिक नहीं होता है। अब आपसे पूछा इनमें से ऐसा कौन सा मध्यवर्ती है जिसमें कार्बन परमाणु का अष्टक पूरा होता है? अब आप सबको पता है कार्बोनियम आयन ये है, और सबको पता है इस कार्बोनियम आयन में इस कार्बन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास खाली कक्षक पाया जाता है और ये इलेक्ट्रोस्नेही की भांति काम करता है। मुक्त मूलक के बैलेंस सेल में आप सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कार्बीन जो है वो ये स्ट्रक्चर है, कार्बीन आप सबको पता है ये कार्बीन है, इसके संयोजी कोष में हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 6। और जो कार्बेनाइन होता है, जो कार्बेनाइन होता है उसका स्टक पूरा होता है। कार्बेनाइन में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ही है कि यह लोन पेयर है। तो 2 4 2 6 और 2 कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बेनाइन नाभिक स्नेही होता है, और सबकी सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोस्नेही होते हैं, और कार्बेनाइन का अष्टक भी पूर्ण होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको करेक्शन करना है।
जो आपको बुकलेट, जो आपको पेपर दिया है उसमें 12वें क्वेश्चन बोनस होगा, इसमें करेक्शन है। यहां थोड़ी टाइप मिस्टेक हो गई है, इसीलिए 12वां क्वेश्चन बोनस रहेगा। अब तो मैंने सही कर दिया है। यहां मुझे 4 कार्बोकैटायन दे रखे हैं। एक मुझे दे रखा है बेंजिल कार्बोकैटायन, एक मुझे दे रखा है एलिल कार्बोकैटायन, एक मुझे दे रखा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये वाला, और एक मुझे दे रखा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। आप सबको पहले ही बता चुका, वो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज अनुनाद में भाग लेता है। इसमें तो अनुनाद होगा ही नहीं, इसमें अनुनाद होगा नहीं। इसमें आपको दिख रहा है 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज 1 और 1 दो जगह फैलेगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। रेजोनेंस घुमाओगे तो 1 नंबर का पॉजिटिव चार्ज 3 नंबर पे आएगा, और जो दो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है वो कहां चला जाएगा, 1 और 2 पे। फिर रेजोनेंस घुमाओगे, 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज उठकर यहां आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज उठकर यहां आ जाएगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज 4 जगह फैलेगा। चार्ज जितना फैलता है कंपाउंड को उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, इसीलिए बेंजिल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन एलिल कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। इन कार्बोकैटायंस के अंदर अनुनाद नहीं है, तो सेकंड नंबर पर फिर हम इनका आंसर अतिसंयुग्मन से देंगे। ये सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका कि 2 डिग्री कार्बोनियम आयन और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 3 और 3 6 और 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोनियम आयन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए इसमें अतिसंयुग्मन इसकी तुलना में ज्यादा होगा। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए 2 डिग्री कार्बोनियम आयन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। ये क्वेश्चन ध्यान रखें, पेपर का बोनस होगा। आपसे पूछा जाए कि यहां मुझे 4 कार्बेन आयन दे रखे हैं, तो वो कार्बेन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि पूरा डेरिवेशन नहीं कर पाऊंगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। वो कार्बेन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसके साथ -MO, -HO, -IO, और सबसे कम स्टेबल वो होता है जिसके साथ +M लगाओ। ये भी बेंजिल कार्बेन आयन है। यहां आप सबको दिख रहा है मैथिल का, मैथिल बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका कारण होता है +H इफेक्ट। यहां बेंजिल कार्बेन आयन की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह लगा है, और नाइट्रो समूह का आप सबको पता है कौन सा प्रभाव होता है, -M। और OCH3 में ऑक्सीजन का अभी अभी आपको बताया है लोन पेयर युक्त समूह अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में देते हैं, तो इसका +M प्रभाव होता है। मुझे यह तुलना करनी है कि बेंजिल कार्बेन आयन से ये दोनों कार्बेन आयन कम स्टेबल होंगे। उसका रीजन क्या है, इनके साथ +H और +M लगा हुआ है। बेंजिल कार्बेन आयन से ये ऋणायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके साथ -M लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा तो थर्ड वाला स्टेबल होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड आया समझ में, थर्ड। उसके बाद थर्ड के बाद नंबर आएगा किसका, फर्स्ट का। और सबसे कम स्टेबल इसके अंदर कौन होगा, ये वाला। क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, +M। कार्बन आयन के साथ -H, -M, -H, -I तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और +I, +H और +M उसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं, और जिसमें +M तो सबसे कम कर देता है। तो मेरे हिसाब से कौन सा होगा, थर्ड सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट, देन सेकंड, और फिर फोर्थ। क्या कार्बन आयन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता। वापिस सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन जो अभी अभी हमने कहा था कि आपको 4 कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अभी अभी बताया था वो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसके साथ -I लगा हो। तो सर यहां तो ब्रोमो का -I,
यहाँ भी ब्रोमो का माइनस आई, यहाँ भी ब्रोमो का माइनस आई, तो माइनस आई तो सर सबका एक जैसा है, सब में ही माइनस आई लग रहा है। फिर हम डिस्टेंस पर आ जाएंगे, यहाँ ब्रोमीन की डिस्टेंस कम है तो इसके कारण इसका माइनस आई प्रभाव ज़्यादा प्रभावी होगा। इसकी दूरी बढ़ गई CWS से तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, और इसका प्रभाव और भी कम होगा। पहले ब्रोमीन इस कार्बन से खींचेगा, फिर ये कार्बन इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा, फिर हाइड्रोजन से खींचेगा, तो यहाँ माइनस आई प्रभाव बहुत कम पड़ जाएगा। आपको पता भी है प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 होगा, 1 के बाद कौन होगा सेकंड, और लास्ट में कौन होगा थर्ड होगा। इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है, दिखाई दे रहा है, चक्रीय है। कार्बोनियम आयन पर तो संकरण sp2 होता है, sp2 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 समतलीय है। अनुनाद मिल रहा है 1 नंबर पे प्लस चार्ज, 2 और 3 पर डबल बॉन्ड, और इसके अंदर हकल के नियम का पालन हो रहा है क्योंकि इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसे साइक्लोप्रोपिनिल धनायन बोलते हैं। यहां आपको दिखाई दे रहा है sp2 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 sp2, लेकिन 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक हो गया। यहां भी 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक हो गया। आपको पता है ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में भाग लेगा, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन में गिनते हैं, तो 2 और 2 कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये भी कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया, इसीलिए इसका आंसर 1 रहेगा। देखिए ये जो ऑर्निक का है थोड़ा सा अपन 2 सेशन में इसको करेंगे, क्योंकि जो ऑर्निक का पेपर होता है उसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लगता है। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको NM क्लासेस की क्लासेस पसंद आ रही होंगी, केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ की, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू आज के लिए।